लेडीज़ अंडरगारमेंट्स तैयार करते हैं। तो हमने गांव की 7-8 महिलाओं को रोज़गार दे रखा है। बहुत ही गंदा है, बहुत बुरे हालात हैं, लोग सोच तक भी वहाँ जाते हैं। ऐसा क्या गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई गांव के सार्वजनिक कार्य के लिए या गांव के विकास के लिए कोई कदम उठाए। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो मान लो बड़े लोग हैं, हर घर में उन्होंने पानी के टैंक बना रखे हैं। गरीब कैटेगरी है, उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता और ना इतने बड़े उनके घर है कि वो कुंड वगैरह ऐसी कोई चीज़ें बना सके, पानी को स्टोर कर सके, तो वो पानी पीने का मन नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप जन आवाज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ ऋतिक है। सुनीता झलनिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आंगनबाड़ी वर्कर की हेड है। फतेहाबाद में जो हम प्रोटेस्ट देख पा रहे हैं, हरियाणा भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जो फतेहाबाद में हम देख पा रहे हैं उस प्रोटेस्ट को ये लीड कर रहे हैं। उसके अलावा इनका अपना एक उद्योग है जिसके थ्रू ये गांव के ही कुछ लोगों को रोज़गार दे रही हैं। आने वाले टाइम में सरपंच पद के भी उम्मीदवार हैं। बातचीत करेंगे किस तरह का विज़न है, क्या क्या काम ये करना चाह रही है और प्रोटेस्ट के बारे में भी जानेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर का जो प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, क्या क्या मांगे हैं, सरकार का क्या रुख रहता है, इस बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, जो उद्योग आपने स्थापित किया है। बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बताइए थोड़ा उसके बारे में, किस चीज़ का है वो सब। हमारा जो बिज़नेस है वो अंडरगारमेंट्स का है। लेडीज़ अंडरगारमेंट्स तैयार करते हैं। तो हमने गांव की 7-8 महिलाओं को रोज़गार दे रखा है और इनको यहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, फिर यहीं पे ये हमारे काम करती है। जो इसके लिए कच्चा माल वगैरह है वो कहाँ से आप कच्चा मटेरियल जो है वो हम दिल्ली से मंगवाते हैं। दिल्ली और मार्केट की जो सप्लाई है वो होलसेल है, हमारी होलसेलर माल उठाते हैं जितना भी है। करीब 7 से 8 महिलाओं का आप रोजगार दें। हाँ, 7 से 8 का है और मतलब 2-4 महिलाएं अभी और भी आने वाली है, तो इसको हम जितना मर्जी चाहें बढ़ा सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे कि आप एक विजन रख रहे हैं सरपंच के तौर पे इलेक्शन लड़ने का, मौजूदा हालत में गांव की हालत क्या है, हालात क्या है? गांव की हालात तो देखा जाए तो अभी मुझे नहीं लगता कि किसी कुछ भी तरीके से मतलब चुनाव के बारे में, क्योंकि सरकार का जो फैसला है वो कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है कि महिला उम्मीदवार होगी या जेंट्स होगा, जनरल में आएगी या कोई SC-BC कैटेगरी में आएगी। अभी ये कोर्ट पे डिपेंड है। अगर रिजर्वेशन नहीं आती है अपने गांव की, ओपन में आती है, तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, फिर हमारा फाइनल है और महिला आती है तो हम फाइनल है उसमें। किस तरह के मुद्दे होंगे गांव लेवल पे? मुद्दे तो यही है कि एक तो मान लो रोज़गार पे हो गया, दूसरा ये है कि मतलब जो हमने देखा है कि गांव में जब चुनाव आते हैं तो जो मेन मान लो गांव के जो कैंडिडेट होते हैं, चुनाव के टाइम जो उम्मीदवार खड़ा होना चाहते हैं वो उस टाइम तो उन मुद्दों को लेकर चलते हैं गांव में, और बीच में जब देखते हैं कि चुनाव हो चुके हैं तो ऐसा क्या गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई गांव के सार्वजनिक कार्य के लिए या गांव के विकास के लिए कोई कदम उठाए। एक तरफ से देखा जाए कि हम गांव में रहते हैं, गांव के ही मेंबर हैं, तो हमारा वैसे भी गांव के प्रति हमारी ड्यूटी होती है कि हम ऐसे कोई मुद्दे उठाएं, गांव में रोज़गार के उठाएं, या कोई ऐसा कार्य है जैसे वाटर सप्लाई को लेकर है, वहाँ कोई आप देखोगे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर वहाँ देखें तो वो पानी पीने का मन नहीं करता। फिर भी गंदा है, बहुत ही गंदा है, बहुत बुरे हालात हैं, लोग सोच तक भी वहाँ जाते हैं, तो उस हालात को अगर देखोगे तो आप पानी भी नहीं पी सकते हो। गांव के लोग इन सारे जो खास करके पानी को लेके गंदगी, इस चीज़ से अवगत है कि गंदा? सारे लोग अवगत हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो मान लो बड़े लोग हैं, हर घर में उन्होंने पानी के टैंक बना रखे हैं, तो वो तो पानी पीने के लिए अपना वहाँ ले आते हैं। लेकिन जो गरीब कैटेगरी है उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता और ना इतने बड़े उनके घर है कि वो कुंड वगैरह ऐसी कोई चीज़ें बना सके, पानी को स्टोर कर सके, बाहर से लाकर डाल सके, ना ही इतना मतलब आय का साधन होता है उनके पास। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है। हमने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए भी हैं, प्रशासन को भी दिए हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे पानी का जो टैंक है, कई बार ये इकट्ठे हुए हैं, उधर मेरा आंगनवाड़ी के अंदर भी उधर है, तो मीटिंग वगैरह भी की कि उसके जो पानी का टैंक है उसके 4 दीवारी, थोड़ी ऊपर 4 दीवारी बने, जालियां वगैरह लगे ताकि कुत्ते कोई जानवर उसके अंदर ना जाएं। तो अभी कह सकते थोड़ा बहुत बचाव है उसके अंदर। बचाव तो क्या कहें कि अभी आप उस
के हालात तो बहुत बुरे होते हैं। और पानी की जो स्टोरेज की जो टैंक है वो एक ही है, और गांव की आबादी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पशु भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो पानी की खपत तो बढ़ेगी। लेकिन जो स्टोरेज का टैंक है वो एक है, तो एक टैंक और बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। पढ़ाई को लेकर के गांव के क्या हालात है? क्या सारे बच्चे, खास करके लड़कियां जो है, जो स्कूल में एडमिशन लेती है, क्या वो कॉलेज लेवल तक जा पाती हैं आपके गांव से? हाँ, वैसे पढ़ाई के लेवल पे तो गांव हमारा अच्छा है, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ भी अभी मतलब लड़कियां जो है मेरिट तक आई हैं और उनको सम्मानित भी किया है। गांव वाले की जो कुछ कमेटियां बनी हुई है, तो शिक्षा के तौर पे तो अच्छा हमारा चल रहा है। योगा में भी हमारा गांव आप देख रहे हो कि न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, तो जलनिया का नंबर 1 पे आता है। तो शिक्षा लेवल पे जैसे लड़कियों की बात है, तो लड़कियां ITI करने भी जा रही हैं, कॉलेज स्तर पर भी जा रही हैं। और बसों की फैसिलिटी कैसी है? बसों की फैसिलिटी तो ऑन द रोड है जलनिया, तो यहाँ से साधन की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सही। आपने आंगनबाड़ी वर्कर का, जैसे कि जगह आपके आंगनबाड़ी के अंदर पास में है, उसका जिक्र किया। हम देख पा रहे हैं बहुत लंबे अरसे से प्रोटेस्ट चल रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स का पूरे हरियाणा भर में। पहले तो एक बार जिन लोगों को मांगे नहीं पता है, एक बार फिर से मांगे बता दीजिए शॉर्ट में क्या क्या है वो जिनको लेके प्रदर्शन है। देखिए, हमारा 2018 में आंदोलन हुआ था, तो मार्च 2018 में 6 मार्च 2018 में हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था। उसमें सरकार ने, खुद CM मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मैं कुशल अर्धकुशल का दर्जा दूंगा, और उनका जो मानदेय है वो महंगाई भत्ते के हिसाब से हर 6 माह पे बढ़ोतरी होगी। तो हरियाणा एक पहला राज्य होगा जो ये करेगा। और मेरी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, आप मेरे को याद करोगे कि मनोहर लाल जो CM रहे, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया। तो वो सिर्फ हमारी एक मांग, मतलब उन्होंने संसद में बोला और फिर लागू भी नहीं किया, वो एक हमारी मांग और समझौता ही रहा है। और हमारा जो ये आंदोलन है दोबारा उसी मांग को लेकर है। और फिर रिटायरमेंट के तौर पे जब हम रिटायर होते हैं, 65 साल तक तो सेवा करते हैं, और फिर रिटायर होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता विभाग की तरफ से। तो अब जो हम आंदोलन करने बैठे, तो उन्होंने 50,000 रुपये जो हमारी सहायिका हेल्पर होती है, और 1 लाख रुपये वर्कर को देने का ऐलान किया है। आफ्टर रिटायरमेंट? हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट पे। और लेकिन वो जो मांग है कुशल अर्धकुशल में लाने की, अभी तक वो अटकी पड़ी है। वो अटकी पड़ी है, और इसी को लेकर हम बैठे हैं। वैसे तो 29 तारीख को मान लो उन्होंने हमारी मांगे मानी थी, लेकिन हमने कहा कि हमें महंगाई भत्ते के हिसाब से चाहिए। महंगाई जिस तरीके से आप देख रहे हो कि पहले 300 साढ़े 300 का सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपये पे पहुंच रहा है, तो हम महंगाई भत्ते के हिसाब से मांग रहे हैं। और एक PM मोदी ने सितंबर 2018 में घोषणा की थी कि 1500 रुपये वर्कर को और 750 रुपये हेल्पर को मैं अपनी बहनों को दिवाली पे तोहफा दे रहा हूँ। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे देश ने देखा है, और हर स्टेट को पता है, हर एक व्यक्ति को पता है, और हर गांव में मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्होंने बुला के बड़ी बड़ी मीटिंगें करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमें मतलब उनके आमने सामने जैसे बात हुई थी, हमने खुद देखा था। उन्होंने 1500 रुपये और 750 रुपये बढ़ोतरी की थी। जब अगर PM के पास बजट नहीं है तो उन्हें ये बढ़ोतरी नहीं देनी थी, और उन्होंने अगर बढ़ोतरी की है तो फिर सरकार उसको लागू करे। उन्होंने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया ये सारा बजट। अब स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा CM बोलते हैं कि मैंने तो मार्च में इनकी बढ़ोतरी कर दी, मैं तो पहले ही इनको इतना दे चुका हूँ, अब मैं ये कैसे दूँ। उन्होंने चिट्ठी वापस कर दी, वो केंद्र वाला वो नहीं दे रहे हैं। तो देखा जाए तो फिर एक CM अगर PM घोषणा करता है और वो एक तोहफे के रूप में अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को देता है, और एक CM मना करता है, तो क्या आप देखिए कि एक PM की इतनी औकात ही नहीं है कि एक CM उनकी बात नहीं मान रहा। अच्छा, अभी जैसे हम देख पा रहे हैं प्रोटेस्ट लंबे टाइम से चल रहा है, गर्मियों में शुरू हुआ था, अभी सर्दियां आ चुकी हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, प्लस प्रशासन की तरफ से किस तरह की अड़चनें पैदा की जा रही है प्रदर्शन में? प्रशासन की तरफ से तो यही है कि प्रशासन अपनी जो कार्रवाई है वो करते हैं, जैसे नोटिस निकालना या बीच में अब आंदोलन तोड़ने के लिए 2 बार हमारे नोटिस निकाल दिए गए हैं, टर्मिनेशन नोटिस निकाल रहे हैं, और 2 बार अभी 3 बार भी निकाल चुके हैं कई जगह। तो इन्होंने FIR दर्ज की है। जो हमारी स्टेट की जो नेता है शकुंतला महासचिव है, जो उन्होंने उस पर FIR दर्ज की है, अरेस्ट भी वारंट भी जारी कर दिए हैं, अरेस्ट भी शायद उनको आज कर लिया होगा इन्होंने।
और यही हमारे साथ हो सकता है, कर भी सकते हैं। और बीच में आंदोलन को समाप्त करने के लिए इन्होंने जैसे ट्रेनिंग रख दी, आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल बनाने की जो ट्रेनिंग है वो इन्होंने बीच में रखी। वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि जैसे ये डर सताया जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको एनजीओ के हाथों सौंप करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उनका, तो वो थोड़ा एक बार समझाइए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। ये क्या है, सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, सीधी सी बात है। अगर सरकार को प्ले स्कूल बनाने हैं तो हम एमए, बीए, बीएड पास सभी लगी हुई हैं। और जब आंगनवाड़ी केंद्र है, अगर सरकार को पैसा लगाना है तो आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाए, प्ले स्कूल वहाँ बनाए ना। वो 0 से 6 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं। स्कूल में आप कितने के प्ले स्कूल बना सकते हो? एक तरफ तो सरकार कहती है कि 4-5 गाँव में जो है, जो छोटे छोटे स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उनको बंद किया जाएगा, एक स्कूल रहेगा। तो फिर हर गांव में प्ले स्कूल भी नहीं बनेंगे। अभी ज़िले की जो रिपोर्ट है 28 प्ले स्कूल बनने हैं और यहाँ ट्रेनिंग करवाई जा रही है हर किसी की। 4000 जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको प्ले स्कूल बनाया जाएगा। और फिर प्ले स्कूल जो है वो एनजीओ के थ्रू क्यों, सरकार खुद बनाएगी। 4000 केंद्र खाली हरियाणा के? सिर्फ 4000 केंद्र हैं जो जिनको प्ले स्कूल बनेंगे वो हरियाणा के हैं। और ज़िले वाइज डिवाइड किया गया है इनको। तो फतेहाबाद में 28 दिए गए हैं, तो 6 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक में 4 या 5 बनेंगे, एक ब्लॉक के हिस्से इतना ही आएंगे। एक चीज़, जब हम आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में बात करते हैं और लोगों के बीच में जो इस पेशे से नहीं जुड़े हुए हैं, गांव के लोग या शहर के लोग, उनके बीच में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन पाई जाती है, सोच ये कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है, प्लस जो राशन वगैरह आता है बच्चों के लिए वो ये खुद अपने घर पे ले जाती हैं। इस तरह के बात उन लोगों के बीच में फैली हुई है। ये क्यों है आपके हिसाब से उनके दिमाग में? देखिए, 100 मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 100 में से 10 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे। वो आप चाहे किसी विभाग में चले जाओ, हर कोई तो भ्रष्टाचारी नहीं होता और हर नेता भी ईमानदार नहीं है। और अगर आज सरकार ये बोलेगी, मान लो हमें टर्मिनेट होते हैं या हमें जॉब छोड़ते हैं, तो वही बंदे जो आज बोल रहे हैं ना, वो बंदे आपको सबसे पहले उसी लाइन में खड़े मिलेंगे। वो कहेंगे हम अपनी बहू को लगाएंगे। तो लगने के बाद ये ऑटोमेटिक ही होता है, फिर उनकी सोच बदल जाती है। आज आपके परिवार का बंदा भी कोई नहीं चाहेगा कि ये तरक्की करे, या ये गांव के गांव में कोई किसी की कदर नहीं होती है। अगर हम बाहर दूसरे गांव में जाते तो वो हमारी इज्जत करते हैं। जैसे सरपंच के तौर पे अगर आप उम्मीदवार बनते हैं, एक महिला के तौर पे, एक महिला को सरपंच के तौर पे देखना, गांव वाले कितना पचा पा रहे हैं कि यार कोई महिला है जो हमें लीड कर सकती है, हमारे गाँव का चेहरा बन सकती है? क्या लग रहा है आपको, गांव वालों का रुख क्या है इसके ऊपर? देखिए, गांव वालों का जहाँ तक मुझे पता है और बात होती है, तो जैसे महिला, अगर वो यही चाहते हैं कि अगर महिला आती है तो मुझे लगता है कि गांव वाले का रुख अच्छा है हमारे प्रति। क्योंकि ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई महिला है जो हमारी तरह, हमें तो चलो रोज़ रोज़ आदत पड़ी हुई है कुछ बोलने की, ये हम सीख चुके हैं। और लेकिन वैसे थोड़ा सा ये नहीं है कि बोलना आता है या नहीं आता, लेकिन हर काम में थोड़ा इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले से ही है गांव वालों के साथ वैसे मिल के चले हैं। कोई मीटिंग वगैरह होती है तो हम उसमें सहयोग करते हैं, और कोई भी सरकार की जैसे कोई भी योजना है वो बुलाते हैं तो उसमें भी हम उनका पूरा सहयोग करते हैं। पीछे जो भी सरपंच रहे थे आपके, फ़िलहाल तो अगर काम की अगर बात की जाएगी तो यही आएगा कि भाई बहुत लंबे टाइम से उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, तो उनके हाथ में कुछ बचा हुआ नहीं है। फ़िलहाल कैसे हो रहा है काम? अगर कुछ काम अटक गया है गांव का और करवाना है आप लोगों को, तो कैसे हो पा रहा है? किसके थ्रू फाइल जाती है या फिर कहाँ पे अपील करनी पड़ती है? पहले तो सरपंच के पास जाते थे गाँव के लोग, अब कहाँ जाते हैं? अब वीडियो के द्वारा है, अगर थोड़ा बहुत काम वीडियो या सेक्रेटरी के द्वारा थोड़ा बहुत काम है वो हो रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी काफ़ी टाइम से काम बंद ही पड़ा है कि काम हो रहा है गांव में। और पहले भी इतना कोई काम नहीं हुआ, इतना कोई विकास नहीं हुआ है जलनिया का। सही। सड़कों की हालत कैसे, साफ़ सफाई की अगर बात करें? साफ़ सफाई की देखिए, कर्मचारी, जब जनसंख्या इतनी है, गाँव अगर इतना बड़ा है और कर्मचारी, सफाई कर्मचारी है वो 2 हैं पूरे गाँव में। 2 सफाई कर्मचारी है, तो आप बताओ कि वो कैसे करेंगे पूरे गांव की सफाई? वो खुद ही 1-2 गली मुश्किल से होते होगी दिन में। चलो, वो एक सप्ताह में एक साइड का नंबर आता होगा, तो क्या एक सप्ताह बाद वहाँ गंदगी नहीं फैलेगी? सही है। तो यहाँ 2 कर्मचारी या 2 या 3 कर्मचारी और लगाने की भी ज़रूरत है। सही। अच्छा, खेल के हिसाब से देखें
तो क्या लग रहा है गाँव के अंदर किस तरह के खेलों को बढ़ावा देने का आपके स्कोप है, क्योंकि हमने इस गाँव में ही काफ़ी वक्त बिताया है, किस तरह का रुझान है बच्चों का, युवाओं का, किस खेल की तरफ ज़्यादा है? हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर क्रिकेट, मैंने देखा है कि टूर्नामेंट ही यहाँ होती है और क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रखते हैं। एक और चीज़ है, आंगनबाड़ी वर्कर के जैसे आप संबंध रख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत लंबा हो चुका है, सरकार अनसुनी कर रही है, आपके हिसाब से रास्ता क्या है? क्योंकि ज़्यादा वॉयलेंट वो हो नहीं पा रहे हैं, घर की जिम्मेदारी है या कुछ और पाबंदी है या डर है, जिस तरीके से हमने फार्मर प्रोटेस्ट में देखा था, शुरू में बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था वो, उसके बाद लंबा उन्होंने बैठने का सोचा, जिससे कि सरकार को दिक्कत हुई, रास्ता पूरा बंद था, सरकार को लगा भी ये तो एक गले की हड्डी बन के बैठ चुके हैं, अब कुछ समाधान तो करना ही पड़ेगा, भले उन्होंने साल लगा दिया। क्या लग रहा है आंगनबाड़ी वर्कर का जो प्रोटेस्ट है, पार्क में बैठने से सरकार को कितनी अड़चन पैदा हो जाएगी? आप लोग चाहे साल बैठे रहो या 2 साल, जिस हिसाब से हम सरकार का रुख देख पा रहे हैं। ऐसा है कि हम पार्क में बैठे हैं, अब जिले वाइज बैठे हैं। हमने करनाल रैली भी की थी और जो विधायक हैं, जहाँ पे सांसद है, उनको मांग पत्र भी दे के आए हैं प्रदर्शन करके, वहाँ भी हमने उनके घरों का घेराव भी किया है। और जिन ज़िलों में जैसे सीएम सिटी है, करनाल है, तो वहाँ वर्करें हर रोज़ उनको परेशान करती है। अब जैसे फतेहाबाद में है विधायक जो दूडाराम जी, हम उनको भी मांग पत्र दे के आए। तो अब कल से हमारी तैयारी ये नहीं है कि हम पार्क में ही बैठेंगे। अब हमने एक मान लो संसद में अभी हमारा जो है कल कन्वेंशन हुई है, तो उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है कि कहीं सीएम के घर का या जो हमारी मंत्री है कमलेश ढांडा या उनके कोई मतलब घर का वहाँ पड़ाव रखेंगे हम। मतलब हर टाइम आते जाते हर उनको टाइम आते दिखे। जाते, हाँ, उनको दिखे, उनके घर का घेराव रखेंगे। एक जैसे हम देख पा रहे हैं कि जब हिसार में प्रदर्शन हुआ था आंगनबाड़ियों का, आंगनबाड़ी वर्कर का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ उसके अंदर इकट्ठी हुई, मज़दूर तबका भी आया, आंगनबाड़ी वर्कर भी शामिल थी, स्टूडेंट्स भी आए। तो जब ये हुआ कि सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए कि अब क्या किया जाए, भाषण वगैरह हो चुके हैं, तो अब क्या किया जाए, तो किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि अगर बैठना है तो बीच सड़क में बैठो ताकि ट्रैफिक जैम हो और डीसी निकल करके बाहर आए हमसे मिलने। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, डीसी आता नहीं है, कोई भी उनके नीचे का अधिकारी आकर के ज्ञापन पत्र लेता है और फिर चले जाते हैं। वो भी ज्ञापन पत्र कहाँ जाता है, डस्टबिन में जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं है, क्योंकि मांग तो अभी तक सुनी नहीं जा रही है। तो स्टूडेंट ने सुझाव दिया कि कम से कम हमें सड़क पे बैठना चाहिए ताकि डीसी तो हमारे तक आए, हम ही हर बार क्यों शांत बैठ जा रहे हैं, आराम से साइड में बैठेंगे या करेंगे। तो सीटू के किसी एक वर्कर ने कहा कि आप तो भड़का रहे हो आंगनबाड़ी वर्कर को, हमें ये नहीं करना है, खाली हमें कानून के हिसाब से चलना है। जब जेल भरो आंदोलन की बात हो रही थी, फिर जिस तरीके से बसें मंगाई जाती है, बड़ा ही ऐसे लगता है कि हाँ भी अब आराम से बस आएगी, फिर आराम से सारे आंगनबाड़ी वर्कर बैठेगी, नारे बड़े ज़बरदस्त रहे, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भी, जेल चढ़े। तो क्या लगता है जिस तरीके से पूरा मीडिया के हिसाब से जो कैमरे में देख रहा है वो तो ये है कि हम बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन, लेकिन असल में जो है बड़ा ही शांत रहता है, जो प्रशासन चाह रहा है उनके हिसाब से कंट्रोल होता है सब, कि हाँ भाई इस बस में इतने ही बैठेंगे, थोड़े दूसरी बस आ रही है मंगा देते हैं, आधा घंटा रुको, ये सब चलता रहता है। तो कितना असर होता होगा लोकल प्रशासन पे भी इस चीज़ का? देखिए, हिसार का तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन फतेहाबाद का था। 11 तारीख को ही एक न्यूज़ डाली थी, जो हम अभी नए नए एसपी साहब आए हैं, इन्होंने ये कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो अपना धरना समाप्त करे, नहीं फिर इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन था, तो हमने जवाबी कार्रवाई में उनको ये दिया कि रोज़ तो हम जाते थे कि एक ब्लॉक को बुला लिया, हमने डेट वाइज ब्लॉक वो रख रखी थी कि ब्लॉक को आज ये ब्लॉक आएगा, कल दूसरा ब्लॉक आएगा। तो जेल भरो में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को बुलाया, वहाँ हमारी 900,000 के करीब इकट्ठी हुई। तो सारा प्रशासन उस टाइम हिल चुका था। पहले सीआईडी के जो लोग थे वो कह रहे थे जी प्रधान जी कितने के आओगे, मुझे 600-700 आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। सर्दी का मौसम है, जो बुजुर्ग है और जिनके बच्चे छोटे हैं उनको हमने नहीं बुलाया। तो जब इतनी इकट्ठी होने लगी, वो पार्क में जब आने लगी, तो वहाँ उनके भी हाथ खड़े हो गए कि अब इनको छेड़ना ठीक नहीं है। जो हमें धमकी दे रहे थे भी कानूनी कार्रवाई, वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तक भी नहीं। फिर जब हमने अपनी मान लो अरेस्ट, उनको अंदर गए डीसी साहब के वहाँ ऑफिस के आगे, तो वहाँ उनके पास बसें उन्होंने मंगवाई 4, और हम रह गए इतने। अब 4 बसों में वो किनको लेके जाए,
और रोडवेज उन्होंने जीएम साहब ने देने से मना कर दी। तो फिर हमने 10 मिनट का वेट किया और फिर उनको चेतावनी दी कि हम तो अगर जेल के अंदर जाना है तो जाना है। फिर हम देखो लालबत्ती वहाँ से डीसी ऑफिस से पुलिस लाइन पैदल चल के गई हैं। पुलिस लाइन जो पीछे की तरफ 5 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ तक हमारी जो बहनें हैं वो पैदल गई हैं। सही है। अच्छा, और जो टर्मिनेशन लेटर आ रहा है आंगनबाड़ी वर्कर्स को, उसका कितना असर मानसिक तौर से उन पे हो रहा है? टर्मिनेशन लेटर तो देखिए ये सिर्फ एक डराने की और एक धमकी होती है। टर्मिनेशन लेटर ऐसा कुछ नहीं होता है और हमारी वर्करों पर कोई असर नहीं है। अभी भी फतेहाबाद ज़िले के हैं पूरे के पूरे सेंटर, पूरी वर्कर हड़ताल पे हैं। कोई 5-7 वर्कर को लेकर जो बिल्कुल हमारे साथ थी नहीं, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, बस वही सेंटर खुले हैं, बाकी पूरे के पूरे हड़ताल पे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है वो लोग क्यों नहीं है जो 5-7 रह गए हैं? वो सेटिस्फाई है कि उनको ये सारी नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं है। वो पहले कोई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपस में, वो उस वजह से नाराज़ होकर कोई ऐसे ही कोई सर्वे वगैरह आया था, हमने मना कर दिया था करने से और फिर किसी ने धीरे धीरे इन्होंने अधिकारियों ने करवा लिया था। वो फिर वो कहते हैं कि यूनियन पे हमारा विश्वास नहीं है कि ये फैसले नहीं लेते हैं, फिर काम हो जाता है, काम करवा लेते हैं। वो उस हिसाब से थोड़ा उनका हो गया था। लेकिन मांगों के समर्थन में, मांगों के समर्थन में है सेंटर उनके भी। उन्होंने कहा कि हम घर बैठेंगे, हम आए ना, लेकिन सेंटर अपना बंद रखेंगे। सही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमारा जो है आंदोलन चल रहा है, तो कोई इसको इतना हल्के में भी ना ले सरकार। कि कई बार ये देखते हैं कि ज़िले का जो प्रोग्राम होता है उस दिन तो हम पूरे ज़िले को बुलाते हैं और नहीं हमने ब्लॉक वाइज वो रख रखा है, तो कोई CID की वजह से रिपोर्ट करते हैं कि नहीं आज इतनी आई है जी, आंदोलन ख़त्म हो रहा है। और वो हर एक वर्करों के नंबर भी ले रखे हैं, वो पूछते भी हैं कि आप हड़ताल पे हो जी। अच्छा, फ़ोन करके पर्सनल फ़ोन करके पूछते हैं वो। तो हमारी वर्कर यही कहती है हाँ जी हड़ताल पे हैं। सही है, क्योंकि सरकार जो है वो नीचे से रिपोर्ट ले रही है। चलिए सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुनीता झलनिया हमारे साथ थी, जो आने वाले टाइम में सरपंच पद की उम्मीदवार है और मौजूदा हालत में जो आंगनबाड़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सबको इसके बारे में जानना चाहिए। तो आप जन आवाज़ देख रहे थे, जो कि कुछ युवाओं ने मिलकर के एक इनिशिएटिव शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद।